प्रसन्न कुमार जी, धीर जी, संकल्प परिवार और यहाँ उपस्थित सभी स्नेहीजन भाइयों और बहनों, आज जिस व्यक्तित्व के जिस हिस्से से मैं आपका परिचय कराने वाला हूँ, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से का वो पक्ष है जो हम जानते ही नहीं हैं। इस पुस्तक को लिखने की जब कल्पना हुई तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। सब कुछ अपन कर नहीं सकते, तो मैंने कहा ऐसा कर जाओ कि लिख करके चले जाते हैं, भविष्य के लोग इसी से संदर्भ लेकर के आगे काम करेंगे। इसलिए जो कोई इसके अंदर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है या वर्तमान में प्रशासनिक सेवा में है, उन सब के लिए इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको एक कंपास बॉक्स दे रहा हूँ। ये आपको बताएगा कि उत्तर किधर है, लेकिन ये आपको उत्तर में ले नहीं जाएगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये दिशा बताता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का आज के सत्र में इस नाम पे मुझे कोई कहीं पे बुला सकता है और मैं कहीं पे चला जाता हूँ, और अगर उसमें किसी ने कहा कि उसमें युवक रहने वाले हैं तो मैं 100% जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसमें कुछ करना है, यानी इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी 40 के बाद में 45 के बाद में तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो चेचिस बैंड है, अब जो होना है होना है। यानी मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, लेकिन क्योंकि आदमी बदलने को तैयार नहीं होता। बोले मैं जैसा हूँ बस हूँ और मेरे को सब समझ में आता है और ओके चलता रहता है। कुछ लोग आते हैं बताते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो 15 साल 12 साल 18 साल 20 साल 25 साल वो संभावनाओं को लिए हुए एक व्यक्ति है जो कुछ भी कर सकता है, और अगर उसे ठीक दिशा मिले तो वो काम हो सकता है। इसलिए इस जाने के कार्यक्रम का एक ही मेरा लक्ष्य रहता है कि किसी एक व्यक्ति ने महाराज का एक भी गुण ले लिया तो अपना लक्ष्य सफल हो गया। कोई महाराज की रेप्लिका तो बनना नहीं है, बन सकता है आदमी, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन कोई एक भी गुण अपने जीवन में उतारने की कोशिश हो गई तो लेखक का श्रम व्यर्थ नहीं गया, ऐसा मैं मानता हूँ। नेक्स्ट, इसलिए हमको एक गुण लेना है। छत्रपति शिवाजी महाराज का कुल जीवन 50 साल का है। 50 साल में वो इस दुनिया से चले गए। अपना सार्वजनिक जीवन उन्होंने 14 वर्ष की आयु में शुरू किया। उसके बाद वो 36 साल सार्वजनिक जीवन में रहे। इन 36 सालों के अंदर उन्होंने जितने युद्ध लड़े, वो आगरा गए, वो दक्षिण भारत में 1.5 साल के लिए गए, वो अलग अलग युद्धों के अंदर और अपनी सुरक्षा में लगे रहे। उन सब का तिथिवार वर्णन उपलब्ध है। उस सब का जब योग लगाया गया तो वो 5 साल 11 महीने हैं, जिसको राउंड मैंने करके 6 साल कर दिया है समझने के लिए। तो 36 साल में से 6 साल शिवाजी का समय जीवन का युद्धों में गया है। तो 30 साल उन्होंने क्या किया? लग्जरी, कंफर्ट। राजा का क्या काम होता है? ऐश्वर्य। 36 साल उन्होंने एक ही काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल राजनीति में ऐसे लोगों की भरमार हो गई है जो एक्टिविस्ट टाइप के होते हैं, दिन भर इधर उधर धरने जुलूस पंगेबाजी करते रहते हैं, टेबल पे बैठ के फाइल नहीं निपटाते। अरे भैया, तू चुन गया है, तू शासक बन गया है, सिंक इनटू योर चेयर एंड पॉलिसी बनाओ, निर्णय लो, फाइल को निपटाओ, डिसीजन लो। और उसके बजाय कहीं झंडा, कहीं जुलूस और दिन भर ऐसी मदारी टाइप की बातें, और इसकी भरमार हो गई है देश में। हमें सही बात बता रहा हूँ, गंभीर शासक, गंभीर प्रशासक, इनका एक अभाव हो गया है। और हर आदमी सेंसिटाइजेशन चाहता है, बस मैं कल सुबह छप जाऊं। उसकी छपने की और छपास की चाह
उसके प्रशासनिक और शासकीय जीवन को खराब कर रही है। महाराज 30 साल तक एक ही काम करते थे, शासन शासन और शासन। और उन्होंने जो किया उससे 2 सूत्र निकले। यहां मीडिया का कोई आदमी तो नहीं है? नहीं है तो नहीं ना, तो मैं उस हिसाब से बोलूं फिर। ठीक है कोई नहीं है ना? कोई तो है, कोई नहीं। जैसे उन्होंने एक सूत्र दिया कि शासन करने के लिए होता है, छोड़ने के लिए नहीं होता। जब आप घोड़े की पीठ पर बैठते हैं ना, तो आपका रास पकड़ना और आपकी जांघ ये घोड़े को बता देती है कि सईस कौन है। ये दोनों घोड़े को बता देती है। घोड़े को इंट्रोडक्शन आपके नाम और आपके चेहरे से नहीं होता, आपके बैठने से वो पहचान जाता है कि सईस को घुड़सवारी कितनी आती है। शासन भी ऐसे ही किया जाता है। और आप अच्छे प्रशासक को देखोगे, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, आप इंदिरा जी को देखिए, आप वर्तमान प्रधानमंत्री को देखिए, मोदी जी को। ये लोग कस कस के शासन करते थे और ठोक के करते थे। अगर पश्चिम बंगाल, आज जो बंगाल है यानी बांग्लादेश है, अगर उसमें सेना पहुंचाना है तो ठोक के पहुंचाई, कुछ करना है तो करके दिया, सर्जिकल ऑपरेशन करना है तो टाइम, पोजीशन, एक्शन सब हम डिसाइड करेंगे। और ये अभी पिक्चर की शुरुआत हुई है दोस्तों। आप अब आप आगे देखना कैसा कैसा होता है। लेकिन इसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं अलग अलग संगठनों के और इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, इसकी बड़ी समस्या है। ये बहुत ही इमोशनल है। ये बलराम टाइप के हैं, यानी किसान संघ का कोई कार्यकर्ता मेरे से नाराज नहीं हो जाए। अरे गधा तुमने कमर के नीचे मार दी, जांग पे मार दी, ऐसा क्या कर दिया, और नियम का कानून टूट गया। और ये तो फिर भगवान कृष्ण हाथ जोड़ के बोलते हैं, बड़े भैया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, 4 धाम यात्रा पे चले जाओ, मैं 18 दिन में ये युद्ध निपटाता हूँ, फिर आपसे बात कर लूँगा। ऐसे इमोशनल लोगों का क्या करो? अरे आप कुछ कर नहीं रहे हो, अरे ये नहीं हो रहा है। कितने साल हो गए भैया? 70-65 साल में तुम्हारा धैर्य कभी नहीं खत्म हुआ, अभी 2 साल नहीं हुए और पूरे घर के बदल डालो टाइप की बातें करते। तो ऐसे अधीर लोगों के लिए महाराज कहते थे कि राजा ने अपने आसपास के मंत्रिमंडल और अधिकारियों में अधीर और ज़्यादा बोलने वाले लोगों को नहीं रखना चाहिए। स्टाफ सिलेक्शन के अंदर वो कहते हैं अधीर और ज़्यादा बोलने वालों को अपने इर्द गिर्द नहीं रखना चाहिए। आप सेक्रेटरी बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, चीफ सेक्रेटरी हो जाएं, मेक श्योर या मुख्यमंत्री बन जाएं, आप ये निश्चिंत करिए कि आपकी इर्द गिर्द ऐसे अधीर लोगों की आवश्यकता नहीं है। महाराज मना करते हैं उसके लिए। तो उनका जो 30 साल का जीवन है, 36 साल का, 36 में से जो 30 साल हैं, वो महाराज ने शासन शासन और शासन किया। आगे की जितनी 6-7 स्लाइड है वो उसी को समर्पित है। उनके जीवन के ये 5 रहस्यमय सफलता के कारण है। असाधारण संघर्षमय जीवन है। एक दिन उन्होंने रोटी शांति से नहीं खाई। जो लोग ये मानते हैं कि अरे वो तो राजा थे, ये थे, वो थे, कभी वो कंफर्ट जोन में नहीं रहे। कभी उनको ऐसा नहीं रहा कि आज आराम हो गया है। असाधारण प्रकार की सूझबूझ थी उनमें। ये सूझबूझ भगवान हर किसी को नहीं देता। किसी गृहिणी को देखता है तो देखो 10,000 में भी इतना अच्छा घर संभालती है कि पूछो मत। और किसी को आप 1 लाख रुपए महीना दे देते हो, उससे भी इतना खराब घर संभलता है कि पूछो मत। वैसे ही इंडस्ट्रीज़ हैं, वैसे ही किसी को कलेक्टर बना दो, वैसे ही किसी को एसपी बना दो, वो इतना चमन कर देता है पूरे 2 साल के अंदर कि लोग उसके लिए नारे लगाने लगते हैं, अरे हमारा कलेक्टर मत बदलो, हमारा एसपी मत बदलो। ये कुव्वत हर किसी में नहीं होती। लोग कभी कभी ज्ञान देते हैं ना, अरे शासन ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा ज़िंदगी में जाके एक तहसील संभाल के बताना। बच्चे तो संभल नहीं रहे हैं और शासन संभालने के हमको ज्ञान देते हो। हाँ, बेटी बता देती पिताजी जरा ठीक से रहा करो। तो जब यानी आपसे घर संभल नहीं रहा है और आप कमिश्नर को या मेयर को कहते हो कि तुमको संभाग संभालते नहीं आता है, तो पहले जरा खुद संभाल लो भैया, अपन संभल जाओ, बाद में संभल जाएंगे।
सूझबूझ महाराज के जीवन से रिफ्लेक्ट होती है। ये हम आगे के उसमें आपको ये सारे पांचों गुण मिलेंगे। असाधारण प्रमाण का संतुलन है उनमें। महाराज ने अपने जीवन में कभी बैलेंस नहीं खोया। और मित्रों, जब भी आप बैलेंस खोएंगे, गलती की शुरुआत खोते से नहीं शुरू हो जाएगी। इसलिए महाभारत में, गीता में वो कहता है कि क्रोध मत करो, क्रोध किया तो गलती हो जाएगी। और इसीलिए महाभारत के अंदर जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे और उन्होंने पहिया उठाया और भीष्म की ओर मारने दौड़े, तो भीष्म ने हाथ जोड़ के कहा, हे योगेश्वर, भगवान के लिए पहिया फेंक दो। एक आप ही तो बैलेंस्ड हो इस पूरी 18 अक्षौहिणी में, बाकी सब या तो गुस्से में हैं, मार डालूंगा, पीट डालूंगा, आज शाम तक इसको नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अरे आज नहीं मारा तो कल मार देंगे यार, तो अग्नि में क्यों प्रवेश हो रहा है? साला आज सर्जिकल ऑपरेशन नहीं किया, कल इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद कर देंगे। कोई आज ही आग लगी हुई है क्या, अग्नि में प्रवेश क्यों कर रहा है? तो पहले ये बता दें। तो भीष्म ने कहा कि हे योगेश्वर, आपको शोभा नहीं देता, आप रथ में बैठ जाइए, मरने का मार्ग मैं बता देता हूँ मैं कैसे मरूंगा, लेकिन आप संतुलन मत खोइए। जब भी आपको लगे कि मेरा संतुलन खो रहा है, इसमें किसी की गलती नहीं है, लोग तो चाहते हैं कि आपका संतुलन खो जाए, आपकी कमजोरी है कि आप अपना संतुलन खो रहे हैं। तो प्रशासक अपना संतुलन कभी नहीं खोता। बहुत ही कोल्ड ब्लडेड आदमी होता है वो, साहब गोली चल गई, चल जाने तो। इनकाउंटर में 7 आतंकवादियों को मार डाला, बहुत बढ़िया, अच्छा ओके बाय, चाय का ऑर्डर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो ऐसी बातें कथा कहानियों में नहीं कहता कि कथा करने के अंदर बोल रहा हो, वो ऐसी सारी बातें अपने जीवन से लोगों को बताता है। तो बहुत संतुलित होते हैं। महाराज का संपूर्ण जीवन बहुत संतुलित है। अपना खुद का सेनापति नेताजी पालकर मुगलों से जाके मिल गया, मुसलमान बन गया। औरंगजेब ने उसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे लड़ने भेज दिया, वो 1-2 साल वहाँ रहा, फिर भाग के महाराज के पास आ गया। महाराज से कहा कि गलती हो गई महाराज, हम क्या करते महाराज की जगह, बेवकूफ़ साले, समझता नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्या क्या मांस खा लिया और अब मुसलमान हो गया, अब मेरे पास आया है वापस से, भाग जा यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हो जा। ऐसा हम बहुत आए अपने ड्राइवरों, काम वाली बाई, इन सब की तरह ऐसा क्रोध बताते रहते हैं। ये उनकी गलती कम होती है, हमारा असंतुलन ज़्यादा होता है। हम ऑफिस में एकदम फायर वायर कर रहे होते हैं। महाराज ने कोई फायर नहीं किया। महाराज ने कहा क्या चाहते हो? बोले महाराज आपकी सेवा करना चाहता। उन्होंने कहा इसका शुद्धिकरण करो और इसको वापस सेना में ले लो और इसका अपना पद वापस दे दो। है कोई कुएं में किसी ने एक मांस का टुकड़ा डाल दिया, कुएं का पानी बंद, आज से नहीं पिएंगे, उसके अंदर गोमांस डल गया, फलाना मांस डल गया। किसी लड़की को उठा करके आतंकवादी ले गए, वो आ गई 7 दिन बाद में, घर मत आना, मुंह मत दिखाना। शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुत्व के झंडा बरदारों को, शर्म आनी चाहिए। बेटी वापस नहीं ले सकते, विधान है ऋषियों द्वारा प्रदत्त कि पिता को विवाहित लड़की को वापस अपने घर लेने का कन्यादान के बाद अधिकार ऋषि देता है। और उसे कोई आतंकवादी लेगा, आप लेने को तैयार नहीं। पूरा कश्मीर की समस्या जड़ ये है, कितनी भी ज्ञान की बातें करते हैं, कोई हो गया मुसलमान, नेताजी पालकर, महाराज ने कहा वापस करो। ये संतुलन बहुत कठिन है। और ये उदाहरण दूसरों को ज्ञान देने के लिए नहीं है, ये हमको मेरे निजी जीवन में अडॉप्ट करने के लिए। नहीं तो हमारी समस्या क्या है कि हम एक दूसरे को ही ज्ञान देते रहते हैं। अरे भैया तू ये कर, तू ये कर। मुख्यमंत्री को ये नहीं समझ में आता, प्रधानमंत्री को ये नहीं समझ में आता, राष्ट्रपति को ये समझ में नहीं आता, सारा ज्ञान तेरे को ही है, तू ही सबसे ज़्यादा जानता है। चुप नहीं रह सकते और अपने जीवन को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते कि लुक एट माई लाइफ, आई एम डूइंग सो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज के जीवन से संतुलन दिखता है कि वो कभी खोते नहीं हैं संतुलन। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनके जीवन में ऐसे दिन की तलाश करूं जहां वो बैलेंस खो गए, ऐसा कोई दिन ध्यान में आता नहीं है। संयम। महाराज एक समय भोजन करते थे,
और इसकी जानकारी किसी भारतीय राइटर से नहीं मिली है। ये जानकारी पोर्टुगीज़ व्यक्ति ने अपनी डायरी में लिखी, जो इस समय पोर्टुगीज़ आर्काइव के अंदर उपलब्ध है। महाराज के लिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो हवा में होती है। जैसे वो कहते हैं ना कि वो रात को भटकते हुए एक झोपड़ी में पहुँच गए, तो बुढ़िया ने कहा, अरे तू कैसे घी बीच में गड्ढा नहीं कर रहा है और तू शिवाजी की तरह शासन कर रहा है। कोई रिलेवेंस ही नहीं है उसकी, कोई उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसलिए मैं इतिहास के कारों को हमेशा कहता रहता हूँ, प्रमाण के साथ बोलो ना भाई, अप्रमाणित क्यों बोलते हो? तुम्हारी विश्वसनीयता विश्व के ऐतिहासिक जगत के अंदर इसीलिए नहीं खड़ी होती क्योंकि आप जो बोलते हो बस मेरे को सुना, मैंने कहा। जैसे ये जो वर्णन है कि उन्होंने एक खूबसूरत लड़की से कहा कि अगर तुम्हारे जैसी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं भी बहुत सुंदर होता। उस नवाब की कोई लड़की थी नहीं इतिहास के पन्नों में, ये काल्पनिक कथा है और लोग भी सुनाते रहते हैं। तो अब जो सुना रहे हैं उनको मैं मना नहीं करना है, सुनाते रहो, क्योंकि बड़े लोगों के साथ इस प्रकार की काल्पनिक कथाएं चलती है। लेकिन महाराज एक समय भोजन करते थे। एक समय भोजन करने का यौगिक प्रभाव क्या होता है ये करने पे ही समझ में आता है, क्योंकि समस्त प्रकार की इंद्रियों पे शासन संभव है, उसको दबाना संभव है, उसको संभाल लेना संभव है। एक इंद्री नहीं संभलती, और जो आदमी उसको संभाल लेता है उससे बाकी सब संभल जाती है, और वो है स्वादेंद्री। दांत है नहीं, आंत खराब हो चुकी है, फिर भी उसको रबड़ी तो खाना ही है। अरे दादा अब नहीं खाई जा सकती यार, क्यों लेकिन स्वादेंद्री का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि मेरी बॉडी जो है अब लड्डू दाल बाफले चूरमा नहीं चलेगा भैया। बॉडी जो पचा सकती वो खा लेना है। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि स्वादेंद्री का त्याग ही त्याग है, बाकी इंद्रियों का त्याग क्षणिक है। महाराज एक समय भोजन करते थे और उनका संपूर्ण जीवन, इसीलिए वो योगीराज हैं। शब्द जो उनके लिए दिया जाता है वो योगीराज हैं। एक राज्य करता हुआ भी व्यक्ति अंदर से संन्यास को लिए हुए है, और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास भारत के अंदर ऐसे उदाहरण दिखते हैं। पूरी लग्जरी और पूरे कंफर्ट में भी वो आदमी सादगी को अंदर से ओढ़ा हुआ होता है। उसकी सादगी दिखावटी नहीं होती है, उसकी सब कुछ, उसका स्वदेशी, उसका स्वावलंबन, ये अंतर जगत में होता है, बहिर्जगत में नहीं होता। स्त्रियों के प्रति महाराज का जो दृष्टिकोण है इतना हार्ड लाइनर है कि कभी कभी इतिहासकार विवाद करते हैं। बेदनूर की रानी ने कहा कि आपके इस अधिकारी ने मेरे साथ मेरी ओर गलत दृष्टि देखी डाली। महाराज ने उसकी आंख निकलवा दी। लोगों ने कहा है, इतिहासकारों ने, कि ये गलत है। महाराज ने ज़्यादा बड़ी सजा दी, लेकिन महाराज कभी गलत नहीं थे। उन्होंने ये मैसेज सेट करना जरूरी था कि सेना जब आगे बढ़ेगी तो आपको उस इलाके के अंदर स्त्रियों के प्रति संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा आप गलत दिशा में चले जाएंगे। ये जो बाकी सारे देशों के साथ जो हो रहा है और इंडियन मिलिट्री के साथ नहीं होता, उसका कारण ही यही है। जगजीत सिंह अरोरा ने 1971 के वॉर के अंदर जब बांग्लादेश के अंदर हमारी सेना जा रही थी, तो वो स्टाइल है भारत की बोलने की, तो उन्होंने कहा कि यू गाइज, आई एक्सपेक्ट यू दैट यू विल ऑलवेज कीप योर हैंड्स इन द पॉकेट और ऑन ट्रिगर एंड यू शुड नॉट ट्राई टू टच एनीथिंग। मैं इतने में उन्होंने सब बोल दिया कि बांग्लादेश में जाते समय वहाँ जो स्त्रियाँ महिलाएं आपको दिखेगी, आप किसी को हाथ लगा के देखने की कोशिश नहीं करेंगे। या तो आपकी उंगली ट्रिगर पे होना चाहिए और या आपकी उंगली जेब में होना चाहिए, क्योंकि जगजीत सिंह अरोरा को ये मालूम है कि मेरी सेना अगर अनुशासित हो गई, अनुशासन खो गई, तो उसका हश्र वही होगा जो पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों का था, और उसी के लिए वो जाने जाते हैं। पूरी एट्रोसिटी आपको मालूम। महाराज का जीवन बहुत संयमी था, अद्भुत है, वो योगी का जीवन है। और वो आप ज़्यादा पढ़ेंगे, यानी मैं चाहता हूँ कि इसमें आप जाएं और आप पढ़ें तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे। समय का अभाव इसलिए कम बोलूँगा। और साहस के मामले में ये जितने लोग बातें हैं, इस चौराहे में नारे लगा रहे थे ना, जय जय सिया राम, और खून मांगोगे खून देंगे और भून देंगे टाइप के नारे लगाते रहते हैं। इनके पीछे कुत्ता पड़ जाए ना तो इनको संभालना मुश्किल है।
हाँ, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, ये वो ऐसे चीख चीख के बातें करते हैं। इनके क्या है तेरे घर में? है कोई वेपन? है कोई सामान? तेरी पत्नी को मालूम है कि इसको कैसे पकड़ के कैसे मारा जाता है? हैं? खाली आवेग में आके बातें कर रहे हो। अरे करना है तो डू इट। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में अपने साथियों को कहा कि मेरे पास आके समस्याएं मत बताना, पहले उसको ठोक के और बाद में बोलना कि दोस्ती करा दो, मैं करा दूंगा, ये मेरी जवाबदारी। लेकिन ठोकोगे नहीं और खाली मेरे से झगड़ा करते रहोगे, आप कुछ करते नहीं, आप कुछ करते, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। नागपुर के लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ कुछ संयम करने के लिए सेना भेजिए, स्वयंसेवक भेजिए। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, बोले ये कोई मेरा संगठन कोई सैनिक संगठन थोड़ी है। अपने घर की सुरक्षा आप करो। आपके यहाँ गुंडे आते हैं, आपकी लड़कियों को छेड़ते हैं, तो आप खड़े हो, डंडा मारो। हाँ, आप तकलीफ में आओगे तो हम आ जाएंगे, लेकिन मैं पुलिस वाला नहीं हूँ कि आपकी सुरक्षा में खड़ा रहूँ। महाराज असाधारण प्रमाण में साहसी थे, और उनके साहस के किस्से जब मैं सुनता हूँ तो मेरे लिए, जैसे एंटेबी का जो ऑपरेशन है जो इजराइल ने युगांडा पे किया था, या अभी जो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, इसकी स्पिरिट में महाराज हैं और दुर्दम्य है बिल्कुल। यानी जब साहस करते हैं तो साहस, यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तानी कौन है, और अगर उसको और छोटा करना है तो हिंदू कौन है, या ये कहना हो कि इस देश में जन्मा हुआ व्यक्ति कौन है, उसका पहला लक्षण है कि वो निर्भय होता है। अब उस 18 साल के लड़के को बोल दो ऊपर की मंजिल पे चला जाए, किताब लेके आया, तो अपनी बहन से बोल दो चलने मेरे साथ। कौन सा लड़का खड़ा कर दिया अपन ने? और वो इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि अंदर से आप ऐसे हैं। कोई भी व्यक्ति है जो मैं कैसा हूँ, जैसे मेरी माँ थी वैसा हूँ, जैसे मेरे पिता थे वैसा हूँ, मैं उनकी रेप्लिका हूँ। हर व्यक्ति अपने माता पिता की ही रेप्लिका होता है। डर आपके अंदर था तो इसमें चला गया, वो इसमें आया नहीं है, वो आप में था, वो डीएनए के फॉर्म में इसमें चला गया है। तो जब भी कभी लोग कहते हैं कहाँ नालायक पैदा हो गया, मैंने कहा पैदा नहीं हुआ है, इट इज़ योर एक्सटेंशन। काहे का नालायक पैदा हो गया भाई, बताओ भाई। मेरे लिए मेरे पिता को मेरे वार्डन ने कहा कि वो दिन भर नेतागिरी करता है कॉलेज के अंदर, और साहब बिल्कुल हाथ से चला गया, बस वो अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ाता, इतना ठीक है, लेकिन बाकी साहब गया, आप संभाल लो। तो उन्होंने कहा वो गर्त में भी चला जाएगा तो लौट आएगा, मैंने ऐसे संस्कार दिए, कहीं नहीं जाएगा, चिंता मत करो। पारिवारिक संस्कारों के प्रति पिता का ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, और ये विश्वास आज कहाँ खो गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बायोलॉजिकल फादर होना बात अलग है, पिता होना बात अलग है। बायोलॉजिकल बाय डिफ़ॉल्ट तो जानवर भी हो जाता है, सब हो जाते हैं, लेकिन वो होना ये अलग है। महाराज का साहस उनकी माँ से उनमें है। ये जीजाबाई है जो उनको वैसा बनाती है, क्योंकि उसके अंदर की जो अदम्य इच्छा शक्ति थी ना, उसका घनीभूत स्वरूप महाराज है। कॉन्सेंट्रेट, जैसे दूध का घनीभूत स्वरूप घी है, वैसे जीजाबाई का घनीभूत स्वरूप महाराज है। और जीजाबाई तो रोम रोम में साहस है। वो अपने पति को ही भड़काती रहती थी, भड़काने से मेरा तात्पर्य उकसाती रहती थी, क्या शासन करते रहते हो, खुद भी तो राजा बनो कभी। लेकिन अब कितने भी आप किसी को इंजेक्शन लगा लगा करके कुछ भी कर लो तो कोई बिल्ली शेर थोड़ी हो जाएगी, लेकिन कोशिश जारी रहती थी। और वह पूरा घनीभूत स्वरूप उन्होंने अपने पुत्र में खड़ा किया। लेकिन ये एक अलग दुनिया है, कभी इस पे बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है डीएनए के थ्रू। हमारे ऋषियों ने ये जो 16 संस्कारों की परंपरा है, जो सृजन से विसर्जन तक की पुस्तक का वर्णन है, वो कंसीव होने से 10 महीने पहले शुरू होती है और मरने के 13 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। कि मनुष्य जाति को एक अच्छा व्यक्ति कैसे देना, उसका वो साइंस है। तो महाराज का जो आखिरी गुण है वो साहस है। किसी भी काम को प्रारंभ करने का जो तरीका होता है, मैंने कहा ना कि घोड़े पे बैठते से नहीं घुड़सवार की तासीर पहचान जाता है।
1 मिनट में गांव की महिला जीप से उतरे हुए सांप को देख के बोल देती है हाउ नहीं, अच्छा नहीं है साहब, और 1 मिनट में बोल देती है अच्छे हैं। ये अच्छे हैं या नहीं हैं, कॉल बेल बल के दरवाज़ा खुलने के बाद महिला इतने में जज कर लेती है कि इसको अंदर बिठाना है कि नहीं बिठाना है। ये फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन की शैली है, इसको विकसित करना चाहिए मित्रों। ये विकसित होती है तो प्रशासक को सेकंड थॉट नहीं लाना पड़ता है, वो एकदम देख के पहचानता है काम के लायक है कि नहीं है, ये क्या बोल रहा है, इतनी जल्दी फाइल पे आ जाता है, इतनी जल्दी फाइल के सब्जेक्ट पे आ जाता है। देखना कई अधिकारियों को आप समझाते थे, ब्रीफिंग ही करते रहते हो, फिर आखिरी में बोलते हैं अरे हैं क्या होता है, आधे घंटे से क्या मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, तेरे को फाइल समझा रहा हूँ यार। और कई प्रशासनिक लोग देखेंगे, कई राजनेता आप देखेंगे, जैसे ही आप उसके सामने उसका CS या PS या जो भी सेक्रेटरी है वो बोलना शुरू करता है, सर ये ऐसा ऐसा है, ये वहाँ की फाइल है और ये ओके गॉट इट, डू इट। ये जो ऑब्जर्वेशन का तरीका है और जल्दी से पढ़ लेने की जो फास्ट रीडिंग जिसको बोलते हैं, और एक पेज पढ़ते हुए खटाक से उसका मर्म जान लेना, ये प्रशासक का गुण है। महाराज इस मामले में असाधारण रूप से योग्य थे, इतनी जल्दी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते थे, इसलिए उनकी संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर उन्होंने निर्णय लेने में क्षण मात्र की भी देरी नहीं करते थे, और संपूर्ण जीवन में महाराज ने एक भी गलत निर्णय नहीं लिया। अपन कहते हैं ना 0 एरर और ये और वो, हमने मैनेजमेंट के अंदर जापान से ये सीखा और वहाँ से इंग्लैंड से ये सीखा। अरे कहाँ जापान और इंग्लैंड जा रहे हो, ये यही है जापान और इंग्लैंड, इनसे सीख लो। 0 एरर किसको बोलते हैं, एक गलती नहीं है महाराज। कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाराज ने कोई स्टेप गलत लिया हो। एक बार परम पूजनीय गुरुजी चाय पी रहे थे तो किसी ने उनसे कहा कि अरे देखना कुर्ते पे चाय डल जाएगी। वो प्लेट में पीते थे नॉर्मल चाय, तो गुरुजी ने कुछ बोला नहीं। चाय पीने के बाद बोला कभी मैं लड़खड़ाया नहीं और कभी चाय की बूंद मेरे कुर्ते पे गिरी नहीं है। असावधान रहने पे ही गिरती है, लेकिन जो सतत सावधान है, एवर अलर्ट है, उसके साथ ये नहीं होगा। प्रशासक एवर अलर्ट है, और इसके लिए समर्थ गुरु रामदास ने अपनी भी बात कही है। वो एक श्लोक में कहते हैं सावधपण सर्व विषयी, हर विषय में जो सावधान है वही राजा है। उन्होंने ये बात मठाधीश के लिए कही। तो मठाधीश है ना, जो हम आज सामाजिक संगठनों के लोग बाकी सब, ही सो अलर्ट, इतना वाइब्रेंट है, इतना चारों तरफ अलर्ट रहता है। जैसे महाराज कहते थे कि राजा ने बहुत देर तक धरती नहीं देखना चाहिए, राजा ने कल्चरल नाट्य के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। अब 2 कारण, जैसे अपने गुमसुम ऐसे देखते रहते हैं, तो उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि राजा अगर बहुत देर तक धरती देखेगा तो अपने सुरक्षा के तंत्र से गैर जिम्मेदार हो जाएगा, उसका ध्यान बढ़ जाएगा। और राजा कभी सार्वजनिक कार्यक्रम में डांस देखने नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे वो वहाँ फोकस हो जाएगा तो उसको सुरक्षा से लापरवाह हो जाता है। आपको है तो राजमहल में कार्यक्रम आयोजित कराइए, वहाँ देखिए, पब्लिक कार्यक्रम में नहीं जाएगा। पब्लिक कार्यक्रम में तो वो एवर अलर्ट है, एकदम अलर्ट है। और मैं कई राजनेताओं के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे अलर्ट लोगों को आज देख सकते हैं, प्रैक्टिकली विजिबली देख सकते हैं कि वो आपको हवाई जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, कहीं जाते हुए, कोई काम करते हुए, किसी से कुछ लेते हुए, सामने वाला जेब में से टोपी निकाल के अभी 6 इंच भी ऊपर करेगा, हाथ पकड़ लेगा उसको। आसान नहीं है, आसान नहीं है दोस्तों, इतना अलर्ट कभी आप सोचना। और वो टोपी अगर कंधे की हाइट पे आ गई होती तो फिर आप मना कर सकते थे क्या? क्योंकि आप अब इतने ऊपर आ गए कि अब आपको पहननी पड़ेगी। और जेब में थी तो मालूम थी कि जेब में टोपी है। इतना अलर्ट आदमी है। और ये अलर्टनेस अगर किसी को सीखना हो तो कॉलेज की लड़कियों से सीखो। वो सिटी बस में जाती है तो इतनी अलर्ट होती है, उसको मालूम होता है कौन मेरे पास आ रहा है, कौन दूर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। भगवान ने उनको ईश्वर प्रदत्त योग्यता दी है। और आदमी तो बेफाम होता है, इधर टकराता है, उधर टकराता है। संभल के चल भैया,
केयरलेसनेस उससे सीखने जैसी है, और उस लड़की से केयरफुल होकर के कैसे चलना ये सीखनी है। प्रशासक को स्त्री से सीखना चाहिए, लड़की से। मैं कॉलेज की लड़की इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो बहुत अलर्ट रहती है, बाद में जाकर के फिर ठीक है नॉर्मल हो जाता होगा, जो भी होता होगा, मेरे को मालूम नहीं बाद में क्या होता है, लेकिन वो बहुत अलर्ट रहती है। प्रशासक ऐसा ही होना चाहिए। जैसे दत्त महाराज अलग अलग गुणों का वर्णन करते हैं ना, किससे ये सीखा, इससे ये सीखा, इससे ये सीखा। मैंने कहा ना, शिवाजी से सीखा नहीं तो बेकार है। फिर ये मेरा 1 घंटे का फालतू का भाषण है, मेरी भी ऊर्जा खराब हुई, समय भी खराब हुआ, बाकी लोगों का भी ऊर्जा खराब। और बाकी ठीक है, कोई डांस प्रोग्राम चल रहा है उस टाइप का, मेरा डांस कोई 1 घंटे चल रहा है तो ठीक है, चलने दीजिए, फिर मेरे को भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि महाराज अपने जीवन में जब काम का प्रारंभ करते थे, एक ही उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि सर्जिकल ऑपरेशन का काम चल रहा है इसलिए वो वैसे उदाहरण। शाइस्ता खां के महल में जब महाराज ने हमला किया तब शाइस्ता खां 1 साल से वहाँ था, पूना में लाल महल में था, वहीं उसने अपना आवास बना लिया था। 1.5 लाख की मुगल सेना पूना के चारों तरफ घेरे हुए थी। रोज सुबह वो समूह में जाते थे, आसपास 40-50 किलोमीटर लूटपाट करते थे, आ जाते थे, और लोगों को लगने लगा था कि अब महाराज चूक गए हैं और बूढ़े हो गए, अब किसी काम के है नहीं। शिवाजी ने सारे कंसल्टेशन के बाद में 500+1 संख्या निश्चित है, 500 ही थी वो, 500+1 खुद शिवाजी हमला किया, लाल महल में घुसे, शाइस्ता खां के बेडरूम में गए। शाइस्ता खां हल्ला मचने से भागा और बीच की चौखंडी में कूद रहा था तो महाराज के प्रहार से उसकी 4 उंगलियां कट गई। अगर गर्दन ध्यान में आ जाती तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाता, लेकिन जो भी हुआ उस समय स्टेपिंग में 1 स्टेप का ही तो अंतर है, आप जल्दी पहुँचे या बाद में पहुँचे, लेकिन ऐसा हुआ। और उसके बाद महाराज अपने लोगों के साथ फिर पूना शहर से निकल के, मुगल छावनी से निकल के बाहर आ गए। आप जानते हैं उस दिन कितने मराठा सैनिक मरे? कैजुअल्टी 0। 501 गए थे, 501 वापिस आ गए। क्या ये सर्जिकल ऑपरेशन नहीं है? और ये सर्जिकल ऑपरेशन क्या केवल शिवाजी महाराज ने करना चाहिए या सेना और आज के प्रधानमंत्री जी ने करना चाहिए, कि हमको भी करते आना चाहिए? और जब मैं सर्जिकल ऑपरेशन की बात करता हूँ तो मारने वारने की बात नहीं कर रहा हूँ, संगठन खड़ा करने की, काम करने की, चीज़ें करने में भी इस तत्व का उपयोग होता है कि नहीं होता है? पड़े हुए हैं, रोज़ सुबह 6 लोग पहुँच जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, 7वां हो नहीं रहा है 3 साल से। तो भैया क्या कर रहे हैं यार? और बाकी बहुत बढ़िया, और क्या सर्जिकल ऑपरेशन मार डाला सालों को, ठीक है ना? वही ज्ञान की चर्चा, और खुद ने कुछ नहीं करना है, तो भैया थोड़ा सा कोर्स करेक्शन चाहिए। महाराज चीज़ों का प्रारंभ बहुत एक्यूरेसी के साथ करते थे, हमने भी ऐसा ही करना है। अगर मैं किसी ज़िले के अंदर कलेक्ट्री ज्वाइन करने जा रहा हूँ, याद रखिए आपकी गाड़ी रुकी उसके बाद में अब आप प्रारंभ हो चुके हैं। अब आपका उठना, बैठना, चलना, खड़े रहना, बात करना, डिसीज़न लेना, सिलेक्ट करना, किसकी गाड़ी में बैठना, किससे नहीं बैठना, हर चीज़ काउंट कर रही है, हर चीज़ काउंट कर रही है। और ये जब काउंट होगी तो सक्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर ये काउंट नहीं होगी तो फेल्योर अवश्यम भावी है। उसको होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका टोटल लगा चाहिए आपने आरंभ जितना गड़बड़ किया है उसके कारण सारी चीज़ें। इसलिए हर चीज़ का प्रारंभ प्रशासक अपने जीवन में, अब और क्या चाहिए तो उसके लिए किताब पढ़िए, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा आगे। हर आदमी को अपना वित्तीय प्रबंधन बहुत ठीक रखना चाहिए। लोग बचत करने के मामले में अपना वित्तीय प्रबंधन बहुत ठीक रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें वित्तीय प्रबंधन खर्च करने के मामले में ठीक रखना चाहिए। महाराज ने एक छोटी जागीर 12-15 गांव के जमींदार से ज़्यादा बड़ा नहीं था, उतना बड़ा काम शुरू किया। जब वो दुनिया छोड़ के गए तो 9 करोड़ होन उनके स्टॉक में कैश थे, कैश इन बैलेंस 9 करोड़ होन। आज नहीं, आज से 400 साल पहले। इसका कारण क्या है जानते हैं आप? एक दिन सुबह वो जब अपने ऑफिस में आए तो उन्होंने लेखापाल से कहा कि कल शाम को जो पेटी कैश थी
यानी जो कोष का व्यावहारिक कोष के अंदर जो कैश का खर्चा था, तो शाम को पेटी कैश बंद कर दी गया। आज की भाषा में इसलिए बोलता हूँ, उससे समझ में आएगा। तो अकाउंटेंट ने कहा कि नहीं साहब, कल नहीं हो पाई, और कैश बैलेंस और मेरा बैलेंस मिल जो भी हुआ, लेकिन मैंने कैश को क्लोज नहीं किया। तत्काल महाराज ने उसी समय खड़े खड़े उस लेखापाल को कार्य से मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पैसे के संबंध में यह व्यवहार नहीं चलेगा। रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में जब उन्होंने रेवेन्यू के ऑफिसर्स की बैठक की, तो उसमें एक अधिकारी ने गलत बताया, उस तत्काल प्रभाव से उसको उस पद से हटा करके दूसरे को नियुक्त कर दिया। एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि महाराज, ये घोड़ा इंस्पेक्शन के समय में घायल हो गया है, इसको बेचना चाहिए, अब ये युद्ध के काम का नहीं बचा। महाराज ने कहा कि ठीक है, बेच डालो। 4-5 महीने बाद वो अधिकारी फिर टकरा गया उनको। महाराज ने उससे पूछा, अरे उस क्या हुआ उस घोड़े का? तो उसने कहा कि साहब बेच दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या वो पैसा राजकोष में जमा कर दिया? बोले हाँ साहब, उसी दिन जमा कर दिया। महाराज ने कहा ठीक है। जब महाराज ने एक घोड़े का हिसाब पूछा, उस समय उनके पास 50,000 अरबी घोड़े थे। 2009 और 10 के भारत के वित्त लेखा में, यानी एनुअल बजट के अंदर 1,600 करोड़ रुपए मिसलेनियस अकाउंट में। 50,000 घोड़े में से एक घोड़े का हिसाब उसको मालूम है, और 1,600 करोड़ रुपए वित्त मंत्री भारत का मिसलेनियस अकाउंट में डालता है। फिर जो दुर्गति होना है देश की, वो नहीं है, उसको कौन रोक सकता है? ओनेसिस कहता था, अकाउंटेबिलिटी विदाउट कंट्रोल इज द मेजर कॉज ऑफ फेल्यूर। विश्व का इतना बड़ा अमीर था ना, वो क्या कहता है? अकाउंटेबिलिटी विदाउट कंट्रोल। अगर आप सफल प्रशासक होना चाहते हैं तो हमें अपनी अकाउंट की, और अकाउंट में फिर केवल मैं फाइनेंस पे नहीं रुकता हूँ, अकाउंट फाइनेंस का भी, अकाउंट काम का भी, अकाउंट दिए हुए असाइनमेंट का भी, अकाउंट जजमेंट का भी, अकाउंट सारी चीज़ों का उसका बहुत एक्यूरेट होता है। इसलिए अपने यहाँ संगठन शास्त्र में कहा जाता है, आप पूछना मत भूलिए, सामने वाला करना नहीं भूलेगा। आप पूछना भूल जाओगे, वो करना भूल जाएगा। महाराज को 4 महीने बाद में भी ध्यान रहता है घोड़ा बेचा कि नहीं बेचा। और अधिकांश प्रशासक, यानी मैं कहता हूँ ना, प्रशासनिक लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जब आप ये सब करोगे तो आपको एंजॉयमेंट होने लगता है अंदर से, और अगर ये नहीं करोगे तो वो एक बोझ है। सभी जी जाते हैं भैया, घोड़े खच्चर से लगा के मनुष्य तक, और एक दिन हर कोई निपटना है। राम नाम सत्य करके कोई भी पंचकुया ले ही जाएगा, तो लोग ले जाए, उसके पहले एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार क्यों खो रहे हो, और वो भी भारत में पैदा होने के बाद में। तो महाराज के जीवन में वित्तीय प्रबंधन बहुत अद्भुत है। हम लोग सब उनके लड़ाई में उन्होंने तलवार मारी, ऐसा किया वैसा किया, बड़ा मज़ा आता है कथा कहानी सुनाने में। और उसमें हम अपनी तरफ से भी मिर्ची मसाला मिला देते सुनाते समय। बच्चे कहाँ जाएंगे क्रॉस चेक करने के लिए? तो एक तो कथा कहानी सुनाते समय मिर्च मसाला नहीं मिलाना चाहिए। और चूंकि हम सीनियर लेवल के ऊपर अब प्रशासनिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके फाइनेंशियल कंट्रोल को भी समझने की बहुत आवश्यकता है। बड़ा शुष्क विषय है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में महाराज की जो सूझबूझ है, उसका एक ही उदाहरण दे करके जल्दी से विषय से आगे चला जाऊंगा। आज हम क्या करते हैं कि बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, ओला गिर गया, कुछ खराब हो गया, तो हम सबको कैश कंपनसेशन देते हैं, है ना, मुआवजा बांटते हैं। जो रेवेन्यू के लोग हैं और जिन्होंने रेवेन्यू में काम किया, लैंड रिकॉर्ड में काम किया, उन सबको ये मालूम है, जो प्रशासन में रहे। महाराज ने कभी अपने जीवन में कैश कंपनसेशन नहीं दिया, एक्सेप्ट वॉर। उन्होंने कहा कि किसान से पूछते थे, उसके लिए हर एक पंचायत लेवल मान लीजिए, उसके ऊपर एक समिति बनती थी जिसमें 3 समाज के लोग रहते थे और 2 प्रशासन के लोग रहते थे। और ये 5 लोग किसान से पूछते थे कि तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, बाढ़ आई उसमें। बोले साहब मेरा बेल बह गया। ओके, और क्या हुआ? बोले मेरा हल भी चला गया। और क्या हुआ? बोले साहब मेरा बीज था, वो एक आधा बोरा तो वो भी बह गया पानी में। ओके, और कुछ नुकसान हुआ? नहीं। बोले बाकी घर ठीक है, बाकी सब ठीक। इसको 2 बेल दो, इसको 1 हल दो, और इसको आधा बोरा बीज दो।
वो काइंड में कंपनसेशन देते थे, कैश में नहीं देते थे। और उसका उनका कहना था कि कैश से कैश फ्लो सही दिशा में हो ये ज़रूरी नहीं है। आज क्या होता है, हम कंपनसेशन देते हो, मोटरसाइकिल खरीदाता है, लड़का जीत करता रहता, मोटरसाइकिल चाहिए मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कहीं गहने ला देगा, कहीं कपड़े ला देगा, कहीं शहर में जाके खर्च कर डालेगा। और जो उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर रहा था वो विषय ख़त्म कर दिया। अब बीज चला गया तो कर्जा ले, बेल चला गया तो कर्जा ले, हल चला गया तो कर्जा ले। कृषि की महाराज की समझ, यानी सेना के अंदर भी उन्होंने कई बार यह कहा कि इतने समय सेना लड़ेगी, और वर्षा काल में चूंकि युद्ध होते नहीं थे उस काल में, कोई भी नहीं करे, आप पे हमला भी नहीं होगा क्योंकि नदी नाले पूर्व पे हैं, तो अपनी सेना से कहते थे कि मैदानी इलाकों में कहीं एक फसल ले सकते हो तो जाओ और ले लो, वो फसल तुम्हारी, रेवेन्यू दे देना। इससे महाराज दो काम किया, एक आपने 4 महीने की सैलरी देने से आप मुक्त हो गए, और 4 महीने सामने वाले को प्रोडक्टिव काम में लगा दिया। प्रशासक इस कला को बहुत अच्छे से जानता है, और महाराज इस कला का बहुत सुंदर उपयोग करते थे, बहुत अच्छा सा। और ये एक जिलाधीश के रूप में या एक प्रशासक के रूप में, और हर आदमी अपनी जगह प्रशासक है, कोई ज़रूरी नहीं है सरकार की सेवाओं में होना चाहिए। एक महामंडलेश्वर भी प्रशासक है, एक एनजीओ संगठन में काम करने वाला भी प्रशासक है, एक घर की महिला भी प्रशासक है। हर आदमी शिवाजी से कुछ न कुछ सीख सकता है। कृषि में इससे अतिरिक्त डिटेल आप वहीं आगे पढ़िएगा किताब में। नेक्स्ट, न्याय के मामले में महाराज अद्भुत व्यक्ति हैं। इस संसार के सारे झगड़े जो हैं वो न्याय के अंदर पार्सलिटी करने से। अफजल खान वाले युद्ध के अंदर महाराज के अनन्य, यानी उनके पिता का दोस्त का दामाद अफजल खान से मिल गया। जब युद्ध खत्म हुआ तो मालूम पड़ा कि वो युद्ध में अंग्रेजों मुगलों से इससे मिला, अफजल खान की सेना से। तो जब उनके सामने लाया गया तो उनसे कहा गया कि महाराज छोड़ दीजिए, मेरा दामाद है, ऐसा है वैसा, दूर का दामाद है जो भी है। अब धर्म संकट ये है कि रिकमेंड करने वाला पिता का मित्र है और वो करना है, और शासन में ये होता ही रहता है। ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं काम के लिए, और ऐसे ऐसे व्यक्ति कर देते हैं फ़ोन। सब हमारे पड़ोस में रहता है, इनका एक सॉल्वेंट प्लांट है, उसमें से कुछ कचरा निकलता है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस में आप जरा देख लीजिए। और अगर आज आप ज़्यादा कुछ बोलो उसको, अरे साहब क्या 30 साल से हमने संगठन की सेवा लगा रखी है और हमारा काम नहीं होगा क्या? अरे यार मोहल्ले में रहता है, तेरा क्या रिश्तेदार है, और उसने कितना बिगाड़ दिया है तेरे को मालूम है क्या? लेकिन ये अपनी सारी सेवाएं प्रस्तुत कर देता है कि आप मेरा काम कर दीजिए, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्या? अरे जुनैन कैसे तो गलत भी कर देंगे। मैं तो इस थियरी का प्रशासक हूँ। ठीक है यार, अपना आदमी है, काम कर रहे हैं, आटे में नमक बराबर, कुछ इधर उधर करना कर दो। लेकिन ये हर किसी के लिए जान अड़ा देने से क्या मतलब है? वो जान अड़ा दी उसने, महाराज को मालूम। 3 महीने तक महाराज बेसुध, शिवाजी बेचैन रहे। 3 महीने बाद वो अचानक एक दिन उनके सामने आ गया। उन्होंने उसी समय निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा जिस पेड़ से ये अफजल खां की ओर बढ़ा था वो पेड़ काट डालो, और जिस हाथ से उसने अफजल खां का हाथ पकड़ा था वो हाथ काट डालो। तो उसके ससुर ने आके कहा कि महाराज ये क्या किया? आपने वचन दिया था, आपने वचन भंग कर दिया। बोले नहीं, मैंने प्राण रक्षा का वचन दिया था, इसके प्राण हैं, लेकिन अगर मैं सज़ा नहीं देता तो पूरे राज्य को ये संदेश देता चला जाता कि कोई भी पहचान आप सर्वोच्च व्यक्ति से निकाल लीजिए, आपका बड़ा से बड़ा अपराध क्षम्य हो जाएगा। मैंने पूरे राज्य को ये संदेश दे दिया कि किसी की भी पहचान लेकर के आओगे, अगर वो काम राष्ट्र के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है और गलत है, सज़ा होके रहेगी। और वो सज़ा उन्होंने दी। ये आसान नहीं है दोस्तों ये निर्णय लेना। हर आदमी में धृतराष्ट्र होता है, हर आदमी में धृतराष्ट्र होता है। उसको अपना बेटा ज्ञान का भंडार दिखता है, और उसकी बेटी रूप की राजकुमारी दिखती है। वो कभी गलत दिखते ही नहीं है उनको, और हमेशा उसी के डिफेंस में लगे रहते हैं।
अरे तटस्थ होकर के कहो भाई कि ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए। दुर्योधन में और युधिष्ठिर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। युधिष्ठिर को विवेक है, ये समझ रहा है, फिर भी वो गलती करता है तो कोर्स करेक्शन कर लेता है। दुर्योधन को कभी समझ में नहीं आता है, और दुर्योधन को ना समझ में आने में उसके बाप का रोल सबसे बड़ा है। नहीं नहीं बेटा, तू तो प्यारा है, और तेरे को सर्दी हो गई और तेरे को निमोनिया आना, हाँ तू आइसक्रीम खाना चाहता है, तेरे को आइसक्रीम भी खिला देते हैं। क्यों खिला देते हैं भाई? हर आदमी में धृतराष्ट्र होता है, ये हमारी दायित्व है कि हम उस धृतराष्ट्र को 2-5% से ज़्यादा बड़ा ना होने दें। अगर वो 50% से ऊपर निकल गया तो महाभारत के धृतराष्ट्र में और अपने में तो कोई अंधा होने का मतलब आँख नहीं होना नहीं है, डिसीजन न लेने की क्षमता होना अंधा होना है। और एक प्रशासक जब अंधा होता है तो बहुत नुकसान होता है। उस नुकसान को मैं समझ सकता हूँ, कितना बड़ा नुकसान होता है। 2010 से मैं संसद में हूँ, 2014 तक मेरे को कभी कभी लगता था देश बिक न जाए, ऐसे निर्णय हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसा काम हो रहा है, जो लूट पाट मची हुई है। आज अगर उस पर विराम लगा है तो इसलिए लगा है कि मालूम है कि अगर मालूम पड़ गया ना तो बॉस शाम को इस्तीफा मांग लेगा। देर नहीं लगेगी, फिर किसी का भी फ़ोन करा लेना तुम, यहाँ से और वहाँ से कहीं से भी करा लेना, और इस्तीफा और पैकिंग करके घर जाओ और रहो वहाँ, माला जपो दे देंगे गिफ्ट में। प्रशासक के साथ प्रामाणिकता ये बहुत बड़ा चीज़ है, और वो जब अप्रामाणिक होता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, उसमें कहना नहीं चाहता उसका अंत कहाँ होता है। और बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये नहीं समझना चाहिए कि तुम ऐसा करो कि सऊदी अरेबिया के उस अकाउंट में जमा कर दो, वो मैं देख लूँगा, और ये और वो सारे सऊदी अरेबिया सब बाहर आ जाएंगे। तो जब आप प्रशासक हो जाओ, जो हो गए हैं, जो अब बाहर हो गए हैं उनसे तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो आउट ऑफ मैच है। लेकिन जो मैच में घुस रहे हैं, ये ध्यान रखना कि न्याय के क्षेत्र में अन्याय मत करना। मेक श्योर कि हम न्याय करते हुए अन्याय नहीं कर रहे हैं, और अपने ऊपर उस न्याय को सबसे पहले अप्लाई करिए। डू इट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। करना नहीं करना, होना नहीं होना, जाना नहीं जाना। इसलिए हमारे यहाँ धर्मयुक्त 3-4 चीज़ें कही है। अर्थ भी धर्मयुक्त होना चाहिए, काम भी धर्मयुक्त होना चाहिए, मोक्ष भी धर्मयुक्त होना चाहिए, और धर्म तो धर्मयुक्त होना ही चाहिए। इसलिए वो संप्रदाय युक्त होना ये जरूरी नहीं है, उसे धर्मयुक्त धर्म होना जरूरी है। तो ये चारों के संबंध में 25-25% का बैलेंस ऋषियों ने बना के हमको दिया, और उसको एंजॉय करो, उसमें रोना गाना मत करो। 25% को 15% भी मत करो, लेकिन 25 को 50 भी मत करो, 25 को 25 रखो। महाराज न्याय के संबंध में तटस्थ थे। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में एक ही फंडा है मेरा, हम सब साइंस के विद्यार्थी हो, ये जरूरी नहीं, और प्रशासक हो या शासक हो। राजा टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, यानी है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन राजा ने टेक्नो सेवी जरूर होना चाहिए। शिवाजी महाराज टेक्नो सेवी थे। कैसे थे? सूरत में प्रिंटिंग प्रेस नाम की एक मशीन आई। उस समय उसको प्रिंटिंग प्रेस नहीं कहते थे, उस समय यह था कि वो बहुत सारे कागज को एक जैसा छाप देती है। ये जानकारी महाराज को मिली उनके इंटेलिजेंस से। उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया कि वो मशीन मेरे को चाहिए। अंग्रेज पैदाइशी धूर्त हैं, यानी उनकी धूर्तता शिक्षा के माध्यम से उनमें नहीं आती, दे आर बोर्न लाइक दिस। हाँ, वो स्वभाव है उनका। जैसे भारत का जो स्वभाव है, वो भारत का व्यक्ति धार्मिक ही होता है। वो गुंडा होगा और एक लड़की को उठा के लाएगा और पहाड़ी पे पुजारी पे ले जाएगा और पुजारी को बंदूक टिकाएगा, बोले शादी कर दे। ना, आप देखिए वो गुंडा है लेकिन शादी कर दे, क्योंकि शादी के बाद ही फिर हाथ लगेगा, बाकी वो नहीं होती। तो रावण सब कुछ होने के बाद में भी सीता से कहता है तेरी सहमति जरूरी है, अगर तू सहमत नहीं है तो मैं भाई तो नमस्ते। क्योंकि भारत स्वभाव से धार्मिक है।
अब कई गुंडे कबीले टाइप के लोग कई देशों में खड़े हो जाते हैं, उनको उठा के लोग बोलते हैं इनसे सद्भावना रखो और सांप्रदायिक। मैंने कहा क्या रखो यार, हिंसक व्यक्ति से इश्क की बात आप करो, हम तो नहीं कर रहे। अरे बराबरी में बात हो सकती है ना, एक सभ्य मनुष्य दूसरे सभ्य मनुष्य से बात कर सकता है, जानवर से क्या बात करो, उसको तो डंडा मारने से ही ठीक रहता है वो। तो महाराज वैज्ञानिक नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, टेक्नोक्रेट्स नहीं थे, टेक्नोसेवी थे। और महाराज ने जब उस प्रिंटिंग प्रेस को लेने की बात की, उसके 100 साल तक मुगलों को मालूम नहीं पड़ा कि सूरत में ऐसी मशीन आ गई। देखो दो राजाओं की वेवलेंथ में अंतर देखिए, एक को उसी समय मालूम पड़ गया और उसने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया लेने के लिए, मिला नहीं वो बात अलग है। और एक को 100 साल तक नहीं समझ में आया कि ऐसी कोई मशीन आ गई है, क्योंकि नाच गाने में से फुर्सत हो तो कोई काम भी करो। दिन भर यानी औरंगजेब जिस बात पे अपने सिपह सालारों से नाराज होता था, वो बोलता बोले अय्याशी करते हुए तुम लोगों को फुर्सत नहीं है। कभी आपको अवसर मिले वो जानता राजा आपका नाटक देखिएगा और उसके आखिरी का औरंगजेब से डायलॉग सुनिए। बोले ये हमारा शिवाजी बोले कांच की तरह इसका चरित्र और जीवन साफ है, और तुम लोग रात दिन अय्याशी में डूबे रहते हो, सुबह से पीना शुरू करते हो, ये करते हो वो करते हो। तो भाई ठीक है, लेकिन बैलेंस तो रखोगे कि नहीं रखोगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर एक टेक्नोसेवी है, कुछ लोग टेक्नोक्रेट होते हैं, एपी जैसे अब्दुल कलाम जैसे लोग टेक्नोक्रेट भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी को किसी पे भारी नहीं करते हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछते अच्छा बताओ क्या करना है, तो सैटेलाइट के लिए ऐसा ऐसा करना जरूरी, बोले सर ऐसा के बजाय ऐसा करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। और अगर उसे लगेगा कि अच्छा थॉट है तो अपने थॉट को उस पर नहीं डालता, वो बोलता चाहिए ठीक है ये ज़्यादा अच्छा है, मेरा थॉट हटा दो। बहुत ताकत लगती है मित्रों अपने विचार को हटा करके अपने सहयोगी के विचार को मूल विचार बनाने में। यह आसान बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ा मन लगता है और सुनने की एक बहुत बड़ी इच्छा लगती है और बड़ा संस्कार लगता है मन का कि यार इससे मेरा इसका सुझाव ज़्यादा अच्छा है, और इस सुझाव को वो अडॉप्ट कर लेता, अपना सुझाव हटा देता है। महाराज अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते थे। उन्होंने अपने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के और अधिकारियों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अच्छा सुझाव उनके पास गया और उन्होंने उसे अपने पास न रखा हो। अगला भाषा के मामले में भी केवल एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल लोग बड़े लगे रहते हैं कॉन्वेंट में पढ़ाओ, कॉन्वेंट में पढ़ाओ। मेरे को भी आपत्ति नहीं है, पढ़ो भैया। तुम जैसे पेड़ के अंदर खाद डालोगे, पानी डालोगे, फिर बड़ा हो जाएगा तो बोले माइकल जैक्सन हो गया। माइकल जैक्सन तो होना ही था, जो तूने ज्ञान दिया इसको 12 साल तक, तो माइकल जैक्सन होगा तो कौन होगा। मैडोना कैसे हो गई? अरे मैडोना ऐसे ही हो गई। 25 साल के बाद में ये कहने से क्या तात्पर्य है कि परवरिश में कहाँ गलती हो गई। परवरिश में गलती क्या हो गई? तुमने रॉ मटेरियल ऐसा डाला हॉपर के अंदर के फाइनिश प्रोडक्ट ऐसा ही निकलेगा। महाराज ने राज्य संचालन करने के लिए 1500 शब्दों का राज्य व्यवहार कोश बनाया। ये शब्द उन्हीं का दिया हुआ है, राज्य व्यवहार कोश। ये जो महामंत्री शब्द है ये उन्हीं का दिया हुआ है। खजांची को शिफ्ट करके उन्होंने कहा कि नहीं, कोषाध्यक्ष शब्द रखो। और ऐसे 1500 शब्द हैं जो उन्होंने कहा कि राज्य व्यवहार के अंदर उर्दू, फारसी ये शब्द हटा करके संस्कृत निष्ठ मराठी शब्दों का 1500 शब्दों का व्यवहार। और लोग कहते हैं भाषा में क्या होता है, भाषा में क्या होता है। भाषा अकेली नहीं आती दोस्तों, भाषा अपने साथ भूषा लाती है, भाषा अपने साथ भाव लाती है, भाषा अपने साथ संस्कार लाती है। तो शुरुआत में तो तुतलाता था, हाँ कविता बोलो कविता बोलो, तो ड्राइंग रूम में वो बेचारी 4-5 साल की लड़की कुछ ऐसी कविता सुना देती है। अपने को लगता है कि ऑफ वर्ल्ड क्लास लेडी गर्ल पैदा की है मैंने। फिर जब वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और फिर 22 साल में बोलती है डैडी यू आर नॉनसेंस, यू डोंट नो। साला डैडी का नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि क्या लफड़ा हो गया। लफड़ा कुछ नहीं हो गया, आपने ये जो बोया है ये अब काटी आप। प्रशासन के अंदर भारतीय भाषाओं का प्रयोग अच्छे से होना चाहिए। त्रिपुरा के अंदर लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तत्कालीन सरकार ने उनसे कहा कि अगर आपने कोक बोराक भाषा नहीं सीखी तो आप प्रशासन नहीं कर पाएंगे।
आपको सर्विस से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि त्रिपुरा की भाषा कोकबोरक भाषा है। तमिलनाडु में काम करना है तो तेलुगु तमिल आना पड़ेगी, केरल में काम करना है मलयालम आना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि पंजाब में आप बात काम करो और बोलोगे नहीं मैं हिंदी में बात करूँगा, मेरे को गुरुमुखी नहीं आती। सॉरी सर, ये नहीं हो पाएगा। शासन जहाँ करना है, प्रशासन जहाँ करना है, वहाँ की भाषा को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोक भाषा है, जन की भाषा है। हम सालों तक इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था अंग्रेजी में ऑर्डर सुनाती थी। अरे भाई, तमिलनाडु के उस किसान को कैसे मालूम पड़ेगा आपने क्या जजमेंट दिया? वो वकील समझाएगा उसको, कुछ नहीं। अगर आपको देना तो उसको जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा में करो ना। टाइपिस्ट को नहीं आता, 4 टाइपिस्ट दूसरे रखो, नहीं है तो उसको सामने बुला के बिठाओ कि ये जजमेंट है तुम्हारे लिए। लेकिन चूंकि हम अंग्रेज़ों ने ये व्यवस्था शुरू की, ब्रिटेन के अंदर कोई IAS IPS फलाना ढिंगना कुछ नहीं है, ये केवल भारत में है। और वो इसलिए खड़ी की गई क्योंकि इस देश को गुलाम रखने के लिए उस देश के हर ज़िले में 4 गोरे लोग जरूरी थे। एक शासक, एक पुलिस वाला, एक फॉरेस्ट और चौथा न्यायाधीश। उन्होंने इन 4 पदों पे कभी भी गोरे रंग के अपने आदमी को छोड़ के कभी नहीं आने दिया। ये सब आज़ादी के बाद आए, देते ही नहीं थे, नो क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि उन्हें एक देश को गुलाम रखना। हमें यह समझना होगा कि जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है ये 1860 के आसपास बना, यानी फॉरेस्ट पॉलिसी और फॉरेस्ट लॉ। मैंने अपने अधिकारियों से पूछा कि आपने इसे 65 सालों में बदला क्यों नहीं? तो बोले सर ये तो हमने अमेंडमेंट किए 2 बार इसमें। मैंने कहा अमेंडमेंट क्या होता है? उन्होंने इसलिए बनाया था कि उन्हें इस देश की जंगल की संपदा पर शासन करना था। शायद मैं पहला मंत्री होगा या और भी होंगे, मैं अपने को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, जिसने क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये पॉलिसी क्यों नहीं बदली आपने। लेकिन जब तक नहीं बदल रही है तब तक इसी व्यवस्था के अंदर लोक सेवक के रूप में काम करना है महत्वपूर्ण है। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री गुजरात ने एक शब्द प्रयोग लिया। उन्होंने कहा कि आप कर्मचारी नहीं हैं, आप कर्मयोगी हैं। आप इस प्रदेश की सेवा करने, लेकिन जब भी बात हो सेवा की, जब भी कम्युनिकेशन हो, जब भी संवाद हो, संवाद में भाषा का महत्व बहुत बड़ा है और लोग भाषा का ही महत्व कम रखते हैं। अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस मंत्री पद पर मैं खड़ा हूँ, इसके अंदर जो जो चीज़ों ने मेरे जीवन के अंदर अवरोध पैदा किए हैं, उसके अंदर ये भी एक इशू है। साहब वो वैसी अंग्रेजी नहीं बोलते जैसे कॉन्वेंट के लोग बोलते हैं। आगे बढ़ने में अब ये समस्या हो जाएगी, यानी तुम मेरा जीवन मेरी तपस्या से देखोगे, मेरे त्याग से देखोगे, या केवल इस भाषा पे देखोगे। इंग्लैंड के अंदर चाय की दुकान पर जो बेरा कप डिश इकट्ठा करता है ना, वो भी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। बना लेते उसको वहाँ पे वन पर्यावरण मंत्री। है ये जजमेंट का कारण बनेगा। किसी आदमी को आप ऐसे जज करोगे कि आप ये देखेंगे कि इसका उड़ीसा के अंदर बहुत बेहतरीन काम है, जीवन के 30 साल खपा दिए इस आदमी ने उड़ीसा के अंदर काम करते हुए। ये जजमेंट का कारण बनेगा, ये जजमेंट का कारण बनेगा। भाषा से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं अंग्रेजी में कविता लिखता हूँ। विदेश जाने के बाद मुझे धारा प्रवाह में अंग्रेजी बोलना होती है तो मैं बोल के अपना काम चलाऊँ, अंग्रेजी बोल ही लेता हूँ। मैं नहीं कह रहा मैं शेक्सपियर जितना जानता हूँ, लेकिन मैं कहीं से भी अपना काम न रुके इसकी पूरी चिंता करता हूँ कि ठीक है, सभी लोग अंग्रेज बैठे हैं तो सारे लोग यही भाषा जानते हैं तो उसी भाषा में बोलेंगे। और कभी मूड आ जाए तो अंग्रेजी में मैं कविता भी लिख लेता हूँ। लेकिन मेरा जजमेंट आप भाषा के आधार पर करेंगे, वो उससे दुख होता है। मेरा जजमेंट आप इस बात से करिए कि मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मेरी मराठी अच्छी नहीं है कि अच्छी है, मेरी गुजराती अच्छी है कि नहीं, तो मेरे को समझ में आता है कि आपके जजमेंट का कोई बेस है। लेकिन ये कोई बेस नहीं है। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इसमें अंग्रेजी का एक शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग फिर भी करूँगा। एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। और मित्रों, आश्वस्त रहिए, ये हो के रहेगा। समय लगेगा, उतार चढ़ाव होगा। कभी सूचना आएगी कि अभिमन्यु मर गया, कभी सूचना आएगी कि घटोत्कच मर गया, लेकिन ऐसे छाती फाड़ के रोने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह फिर शस्त्र उठाओ, रथ में बैठो
हमला करो। आएगा ऐसा, यानी ये आप ये मत समझना रेड कारपेट बिछी हुई है पैराडाइम शिफ्ट होने के लिए और बिल्कुल हो ही जाएगा। इसके पहले के सत्र में आप लोगों ने खूब उत्साहपूर्वक चर्चाएं की कि एजुकेशन पॉलिसी और ये, और मज़ा भी आता है उसके अंदर। मैं उस पर बोलना बंद कर चुका हूँ क्योंकि मैं थक गया था। कब तक हर 2 साल में पॉलिसी लेके आओगे? बदलो ने किसने मना किया है? करो ने किसने मना किया है? कौन हाथ पकड़ रहा है? दिन भर पॉलिसियाँ ही बनाते रहोगे। 1972 में मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर गया था, तब से हर 4 साल बाद युवा नीति और शिक्षा नीति इसी पे चर्चा चलती रहती। मैंने कहा आदत, जैसे नदी जोड़ों के ऊपर पिछले 40 साल से देश में चर्चा चल रही है। अभी मैंने केन बेतवा को वाइल्ड क्लियरेंस एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस दे दिया, एनवायरनमेंट क्लियरेंस आगे मिल जाएगा। मैंने कहा बंद करो ये चर्चा, नदी जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। एक जोड़ो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, प्रॉफिट हो तो जोड़ना, नहीं हो तो मत जोड़ना। सड़ी सी बात है, उस पर चर्चा क्या करना? डू इट, करके देख लो। अगर लगता है तो करना, नहीं लगता है तो मत करना। 40 साल से चर्चा कर रहे हैं नदी जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। आधे पर्यावरणविद नहीं जोड़ना चाहिए, आधे पर्यावरण जोड़ना चाहिए, और उनको बुद्धि विलास हो गया है। ये न जैसे वासना के आनंद के अलग अलग तरीके हैं ना, वैसे बुद्धि विलास के भी अलग अलग तरीके हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो दिन भर 5 स्टार में चर्चा करते रहते हैं और सेमिनार आओ बैठक करते हैं। काय पे? अरे बोले डैम बनाना कि नहीं बनाना। अरे बनाना तो बना, खा के ख़त्म करने, झंझट क्यों कर रहा है इसमें? और फिर बाद में लगे कि पेट खराब हो गया, अगली बार से मत खाना। किसी ने मना किया क्या करने के लिए? लेकिन चर्चा दे, चर्चा पे चर्चा, चर्चा पे चर्चा। तो थोड़ा सा चर्चा में भी विराम लगाने की ज़रूरत है। करने को किसने बोला है? नेक्स्ट, ये अंतिम स्लाइड है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लानर होना चाहिए भारत का हर नागरिक। और छत्रपति शिवाजी महाराज योजकता के मामले में उनकी एक पंच लाइन, ये उनकी नहीं है, मैंने कहीं और से लाके इसमें डाली है। सक्सेस इज 90% प्लानिंग एंड 10% मीटिंग अनएंटिसिपेटेड थिंग्स। आपका कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उससे जल्दी का है तो समझ में आएगा, ये 90% प्लानिंग है। एंटेपी पे जब हमला किया इजराइल ने, तो उस पुरानी बिल्डिंग के नक्शे को भी उन्होंने निकाला जो कि छोड़ दी गई थी, अबैंडन्ड थी। तो उन्होंने कहा नहीं कि उसके ऊपर भी आतंकवादी हैं, तो बोले साहब निकालो। तो उन्होंने उसके आर्किटेक्ट्स और रिकॉर्ड में से वो नक्शा युगांडा से, और उसमें क्या निकाला कि पहले माले पर जाने के लिए कुल कितनी सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी कितने इंच की। जब योजना करने वाले लोग ऐसे प्लानर होते हैं ना, तो ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होता है। कभी आपको समय मिले तो 90 मिनट्स एट एंटेबी के नाम से यह पुस्तक है, जरूर पढ़िएगा। 90 मिनट्स एट एंटेबी। इजराइल की सेना वहाँ 90 मिनट रही और लौट आई, 5000 किलोमीटर दूर गई और मार के वापस आ गई। और उसमें कैजुअलिटी जानते हैं कितनी है? 1। योनी नेतान्याहू जो उसको कमांड कर रहा था, उस लड़के को एक छत से गोली चली और उस गोली चलाने वाले को विद इन नो टाइम इसके गार्ड ने मार दिया, लेकिन तब तक गोली इधर आ गई थी। और ये योनी नेतान्याहू इस समय जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनका बड़ा भाई है, बेंजामिन नेतान्याहू का बड़ा भाई। लेकिन उसकी प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। और ये प्लानिंग केवल, हाँ जिन्होंने ऑपरेशन किया ना वो बहुत ही अच्छे प्लानर थे, फलाना जनरल। और हमारी प्लानिंग की ये दुर्गति है, सब्जी लेने जाएंगे तो साथ में कपड़े की थैली नहीं ले जाएंगे। अरे भूल गया, बेगो प्लास्टिक में ले जा रहा, कम से कम कपड़े की थैली लाना चाहिए ना। हर चीज़ में हमारी प्लानिंग यानी दीवाला। देखिए 75 के बाद में अगर मेमोरी और उसमें अंतर हो जाए तो उसको मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि अब मशीन डिस्पोजेबल पे है ना। भाई मैं तो हिंदू हूँ इसलिए मौत वोत से डरता नहीं हूँ, ठीक है ये काम है, अगले जन्म में फिर आऊँगा फिर मारूंगा, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन युवा आदमी प्रशासक को कैसे हो जाता भाई, एसपी को कैसे ध्यान नहीं रहता है कि मेरे को प्लानिंग ऐसा करना। अगर आपको, जैसे मैं कई बार लड़कों से कहता हूँ ना आईपीएस से, कि तुम गए, पिक्चर के अंदर ये शोभा देता है गए और 1 लात मारी
और दरवाज़ा खुला और ढाए ढाए मैंने मार दिया। यार दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा सामने वाला खड़ा है ना, फायर करेगा ना। अपने ही शहर के अंदर की घटना है। वो इंस्पेक्टर शर्मा के साथ जो हुआ और जो गोली उसको लगी, वो दरवाज़ा खुलने के तत्काल बाद सामने से फायर हुआ है। अगर आपको खोलना है तो आप खोलिए और स्लाइड में से मारिए। प्लानिंग में क्यों गलती कर रहे हो और आवेग में क्यों आ रहे हो, और क्या झंझट है। एस्ट्यूट डिसीजन मेकर एंड एक्यूरेट प्लानर, ये दो शब्द शिवाजी के साथ लागू होते हैं, और ये केवल उनके साथ होता है और उनकी कथा कहानी सुने वाह वाह बहुत बढ़िया, ये नहीं चलेगा। हमको भी उसी स्तर का प्लानर बनना पड़ेगा। और जब तक इस देश के अंदर पंच सरपंच से लगाकर प्रधानमंत्री तक और पंचायत के सचिव से लगाकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर आदमी शिवाजी महाराज जैसा प्रशासक नहीं होगा, तब तक नहीं चलेगा। हमें हर स्तर पर प्रशासन चाहिए। पूरे बॉडी की इम्यून सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। एक हाथ के मजबूत कर लेने से कुछ नहीं होगा, एक पैर के मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, पूरा शरीर अच्छा होना जरूरी है, देश का ढांचा। और हम तो अनादिकाल से जन्मजात प्रशासक रहे हैं। ये 250-300 साल का झंझट हो गई है। इसको केवल रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और हमें भारतीय प्रशासनिक सेवा को वास्तव में भारतीय प्रशासनिक सेवा बनाना है। अभी केवल उसका नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा है, अन्यथा वो ब्रिटिश सेवा का भारतीय संस्करण है। वर्तमान न्याय व्यवस्था ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का भारतीय संस्करण है। वर्तमान पुलिस व्यवस्था ब्रिटिश पुलिस व्यवस्था का भारतीय संस्करण है। यानी केवल हमने नेम प्लेट बदली है, बहुत नहीं किया अभी परिवर्तन। वही तरीके हैं, वही पोस्ट है, वैसे ही काम होता है, वैसे फाइल बनती है, वैसी चीज़ें करती है। 40 साल पहले जैसे फाइल बनती थी और उसके ऊपर नोट आता था, वैसा अभी भी आता है, वैसे ही फाइल चलती है। इलेक्ट्रॉनिक के इस युग में भी चलती है। जीरो पेपर की बात करते हैं, लेकिन जीरो पेपर पे आते ही नहीं है। आज तक पिछले 3 महीने से मैं मिनिस्ट्री के अंदर हूँ, एक भी मेरे पास कंप्यूटर से सिस्टम से चीज़ नहीं आती। सारी फाइलें वैसी आती है, इतनी इतनी बड़ी गट्ठर फाइल आ जाती है। मैंने कहा क्यों लेके घूमते रहते हैं। और बोले भाई साहब पूछ लेते हैं, मांग लेते हैं। क्यों बदलाव नहीं करना है क्या? ऐसे ही चलाएंगे? 2050 में भी प्रशासन ऐसे ही चलेगा? लेकिन कुछ युवा कलेक्टरों ने और कुछ लोगों ने अपने अपने ज़िले में एक बड़ा परिवर्तन किया है। प्रयोग धर्मी होइए मित्रों। आज महात्मा गांधी का दिन है, जन्मदिवस है। महात्मा गांधी से ये चीज़ सीखने की है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रयोग किए, आंतरिक जीवन में भी किए, व्यावहारिक में भी किए। सही और गलत हो सकते हैं, हमारी उनसे सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन प्रयोग करने से नहीं बचना चाहिए। प्रयोग करना ये भारतीय मन का स्वभाव है। और जब प्रयोग करना बंद कर दोगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये देश और ये संस्कृति वन प्रॉफिट वन बुक की नहीं है। हम बहुत सारी गीता पे बात करते हैं और हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, और कोई एक व्यक्ति हमारा करता धरता नहीं, और हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे ऐसी कोई फिलॉसफी पे बात नहीं करते। इसलिए महाराज की ये जो योजकता है, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, इसमें जहाँ अफजल खां लिखा है वहाँ अफजल खां उधर से प्रवेश खड़ा था पहले से। ये अफजल खां युद्ध का वर्णन कर रहा हूँ। जब यहाँ शिवाजी लिखा है वहाँ शिवाजी खड़े थे। ये उनके 2 अंगरक्षक और 2 सेक्रेटरी हैं। एक ये उनको लाने वाला कैरियर है, टोली है। इधर महाराज पैदल चल के आए थे, ये डोली नहीं है। बाहर 9+1 सिक्योरिटी, वहाँ 9+1 सिक्योरिटी थे। ये बात निश्चित हुई। और ये एक दुदुम्बी बजाने वाला व्यक्ति खड़ा है। एक ही उदाहरण देता हूँ। महाराज ने इस दुदुम्बी बजाने वाले से कहा कि इस पंडाल में से जो कोई आवाज़ आए, कोई भी आवाज़ आए, तेरे को आवाज़ का अर्थ नहीं निकालना है, तेरे को दुदुम्बी बजाना शुरू करना है। 2 चीज़ क्लियर इंस्ट्रक्शन है उसके। हमेशा आज्ञा के लिए कहा जाता है इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तेरे 2 काम है। अंदर से जो भी आवाज़ आए तो उसका अर्थ मत निकालना, आ ऊ मर गया, कोई भी तेरे को नहीं लगाना कि ये आ ऊ की आवाज़ कहाँ से आ गई, मर गया की आवाज़ कहाँ से, उसका क्या अर्थ है। अंदर से आवाज़ आई और तेरा काम ये है। क्योंकि उनको मालूम था एक सर्टन उससे ऊपर की वॉल्यूम तभी निकलेगी जब किसी के साथ कुछ होगा, या तो मेरे साथ होगा या सामने वाले के साथ होगा। तो उन्होंने कहा कि तेरे को आवाज़ आए तो तू मार देना, बजाना। इससे कोई 100-150 मीटर ऊपर किला है जहाँ ये जगह है
तो वहाँ उन्होंने तोप रखी, एक के बाद एक 3। उन्होंने कहा कि तोपचियों को कहा कि ये दुदुम्बी बजाने वाले की तुमको आवाज़ आए तो तुम तोप दाग देना। और पूरे जावली के जंगल में जितने सैनिक अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में छुप करके बैठे थे, उनसे कहा कि तोप की आवाज़ सुनाई दे तो आपको अपने ऊपर के अधिकारी की आज्ञा के लिए रुकना नहीं है, आपके सामने जो है अफजल खां का सैनिक, उसको मारो। लेकिन कब? तोप की आवाज़ सुनने के बाद। अब आप मुझे बताइए, टेंट के अंदर से आवाज़ आई, दुदुम्बी वाले ने बजाई, उसको सुन करके तोपची को सुन करके तोप की आवाज़ से लोगों ने कितना टाइम लगा होगा अंदाज से? कोई आईटी का एक्सपर्ट हो तो बताओ भाई कितना? 30 सेकंड मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में। और उस समय महाराज के 15,000 सैनिक थे मैदान में। मैं आपको एक एसएमएस 15,000 लोगों को देने को देता हूँ, आप दे के देखियो कितनी देर में डिलीवर होते। आज के इस आईटी के युग में 15,000 एसएमएस डिलीवर करना है आपको। 15,000 वो जिस गेटवे में आएंगे ना वहीं जाम लग जाएगा, फिर वो धीरे धीरे डिलीवर होंगे उसमें। 400 साल पहले टेक्नोलॉजी का इतना सुंदर प्रयोग महाराज ने आदेश और संकेत पे किया। इसलिए ऐसा कंप्यूटर रखना मैं टेक्नो से भी ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं, सिस्टम में होना चाहिए, उसका प्रयोग करने काम में। महाराज, इसलिए मैं युद्ध का कोई वर्णन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सराउंडिंग्स वो कैसी जमाते थे। और इस दुदुम्बी बजाने वाले को उन्होंने एक तीसरा आदेश भी दिया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही तोप की आवाज़ तेरे को सुनाई दे तो सबसे पहले तेरा बजाने का सामान है ना दुदुम्बी, इसको फेंक देना, और प्राण रक्षा के लिए तू जा भाग सकता हो भाग जाना। क्योंकि उनको मालूम था कि इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी, इसके पास तलवार नहीं है। तो इससे कहा कि तू फेंक दे, पहले तो इसको फेंक क्योंकि ये तेरे भागने में तकलीफ देगी, और फेंक करके जहाँ तेरे को समझ में आए कि उस पत्थर के पीछे चला जाऊँ या किले की तरफ दौड़ाऊँ, प्राण रक्षा के लिए तेरे को जहाँ भागना हो भाग जाना। और ये बोलते समय उन्होंने ये नहीं कहा कि भाग के किले में आ जाना, नहीं तो वो बोलता कि महाराज आपने मेरे को कहा था भाग के किले में आना, वहाँ आने के चक्कर में मेरा टांग कट गई, आप नहीं बोलते तो मैं पत्थर के पीछे छुप जाता। इसलिए ऑर्डर देते समय ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्डर के अंत में सामने वाला आपके गले नहीं पड़ जाए। मतलब आपके कहने पे मैंने जीवन के 20 साल लगा दिए, बर्बाद हो गया, मेरी जवानी बर्बाद हो गई प्लीज। इसलिए हमने कहा स्वयं स्वीकृत मार्ग है, खुद स्वीकृत किया है और तू चला है। तेरे 20 साल तूने ही कहा ना कि मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। भैया आप क्यों रो रहा है कि जवानी बर्बाद हो गई? बी केयरफुल, बी केयरफुल। महाराज ने कहा कि जहाँ भागना हो भाग जाना, बाद में आके मेरे को मत बोलना कि यहाँ भाग गया, वहाँ भाग गया। और आप नहीं बोलते तो मैं वहाँ चला जाता, अरे कहीं पे भी चला जाना, बच जा। और महाराज, ये अब मैं अपना लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, समय हो गया, लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने बाघ नख से अफजल खां को मारा, बिल्कुल मैं तो उससे ऐतिहासिक रूप से असहमत हूँ। एक आदमी की हाइट है 6 फीट 3 इंच, वो पर्याप्त मोटा है। यानी ये जो 100-150 इंच का उसका पेट होगा मेरे ख्याल से, और ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे आदमी, और बाघ नख कितना बड़ा होता है, ऐसा करके राउंड होता है, बस इससे ज़्यादा होता है, उसी में तो छुपेगा आपको। और अफजल खान जैसा आदमी महाराज के हाथ पे नज़र नहीं डालेगा, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी नज़र तो पड़ी जाएगी हाथ में क्या है, तो आप बाघ नख छुपेगा नहीं आपसे। और जब आप अफजल खां और आप नज़दीक आए, उन्होंने ऐसे झुक झुक के सलाम किया और ये किया, महाराज ने उसको बहुत भ्रम में रखा। उसको पत्र लिखे कि मेरे को आपसे मिलने में डर लग रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरे को अंधेरा छा जाता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में उन्होंने इस साइकोलॉजी का उपयोग किया। हमारे साथ क्या है, वो दूर से गजाते हुए मार डालेंगे, काट डालेंगे। अरे भैया नज़दीक आ जाने, काट डालने के लिए वहाँ से क्यों नारे लगा रहे हैं? और जब नज़दीक आ जाएगा तो बोला मैं तो मजाक कर रहा था। अपने ऐसे लोगों की बहुत भरमार है।
और ये सब इमोशनल टाइप के लोग हैं, अरे क्या सब गलत चल रहा है और ये नहीं किया और पाकिस्तान ने हमारे सैनिक मार डाले और आप लोग चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ। हाँ, इमोशनल टाइप के लोग हैं, ये फेसबुक पे लगे रहते हैं सलाह देने। रोज़ सुबह सुबह मेरे को कम से कम 25-30 लोग ज्ञान देते हैं। तो मेरे को लगता है मैं तो अर्जुन नहीं हूँ, लेकिन ये भी कृष्ण नहीं है यार, ये क्यों ज्ञान देते हैं मेरे को। वो रोज़ कोई सुवाक्य और कोई ऐसा आपने ऐसा करना चाहिए और आपने ऐसा करना चाहिए, तो अपने आप भरमार है ऐसे लोगों की। जैसे ही दोनों नज़दीक आए, महाराज ने अंधेरे में रखा उसको कि मेरे को डर लग रहा है, आप मेरे पिताजी जैसे हैं, मेरे को मैं प्लीज़ ऐसा जो भी करना होगा। उन्होंने बोला, जब वो सामने आ गए तो उन्होंने उसको झुक झुक करके नमस्कार, अरे हुजूर नमस्ते। वो तो अहंकार में डूबा ही था, उसने तो सोच रखा था कि उसको मसल दूंगा। जब दोनों के शरीर एकदम नज़दीक आ गए तो अफजल खान ने उनको गले लगा लिया, और गले लगाते से नहीं उनके उस पीठ पे कटार मारी, तो उन्होंने अंदर जो बख्तरबंद पहन रखा था उससे वो लगा और छिटक गया। ठीक उसी समय महाराज ने अपने हाथ के अंदर यहाँ पर जो उन्होंने एक कटार लगा रखी थी सीधी वाली, वो निकाली और पसली से हृदय को पेनिट्रेट कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था मुझे दूसरा वार करने का समय नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन दोनों को मालूम था, दोनों इक्वल स्तर के बराबरी के तेज आदमी हैं। और महाराज को मालूम था मुझे दूसरा वार नहीं मिलेगा, औरंगजेब को मालूम था मुझे दूसरा वार करने का समय नहीं मिलेगा। उसका पहला वार खाली गया, महाराज का पहला वार लग गया। और वो जैसे ही लगा, और किसी का भी जब हार्ट पेनिट्रेट होता है उसके बाद अगर वो दौड़ेगा तो और खून निकलता है उसमें से तेज गति से, तो वो दगा दगा करके भागा, तो दगे की आवाज़ बाहर गई, इसने दुदुम्बी बजा दी, इसकी दुदुम्बी से तोप चल गई, तोप से तलवार चल गई मैदान में। इधर महाराज ने उसको देखा तो सैयद बंडा और जीवामाला उनके साथ थे, सामने वाले के साथ सैयद बंडा था, इनके साथ जीवामाला था। सैयद बंडा असाधारण पटेबाज था, वो कूदता हुआ आया और उसने एक प्रहार महाराज पे किया। उस दिन अगर वो प्रहार महाराज ने बचा लिया उसको, तो उनको केवल यहाँ पर एक चोट आई है और टोप गिर गई। लेकिन इनका जो पटेबाज था जीवामाला, उसने जो तलवार मारी, यानी ये भी पटेबाजी था, मदारी था लेकिन पटेबाज था, इसने एक ही वार में 2 हिस्से कर दिए। और अगर ये नहीं हुआ होता तो अगर सैयद बंडा को दूसरा वार करने का समय मिलता तो महाराज हमको शायद हम खो देते, क्योंकि वो बहुत असाधारण पटेबाज था। उसका पहला वार खाली हो गया, दूसरा वार खाली नहीं जाता, क्योंकि तलवार इनके पास थी नहीं, महाराज के पास थी नहीं, लड़ते कैसे, नियम के अंतर्गत नहीं रखना था। तो हर स्टेप की जिसको जानकारी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इतना एस्ट्यूट प्लानर होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति है तो भारत का भविष्य स्वर्णिम है। अन्यथा 2-4 लोग बहुत अच्छे प्लानर हैं और हम सब ऐसे ही रहेंगे और ऐश करेंगे, और हम सब लोगों का पेट जो है वो अफजल खां जितना नहीं तो उससे छोटा रहेगा। अरे भैया, सूर्य नमस्कार करने से मना किया क्या तेरे को? ये अंदर कर, ये क्या फान बाहर निकाल रखी है। वो लड़ने की बात करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, सड़क पे कुत्ता पीछे भागे तो 50 मीटर से ज़्यादा दौड़ नहीं पाएगा, बाद में कुत्ते से बोलेगा काट ले, अब दौड़ नहीं सकता हूँ मैं। और बातें ऐसी करेंगे, खून मांगो तो खून देंगे, और ये तलवार लगा दी। खुद का शरीर देख ले भैया, ये करने लायक बचा है क्या? ऐसा बहन साथ में चल रही है, कोई छेड़े तो सामने वाले को तमाचा मारे, इतनी ताकत तो रख के गिरा दे उसको, तो फिर कौन सुरक्षा करेगा? फिर बहन को ही भाई की सुरक्षा करना पड़ती है। बोले तेरे से तो नहीं निपट रहा, अब मैं ही निपट लेती हूँ बोले। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मित्रों, तैयारी करना चाहिए, और जीवन में एक सफल शासक होना और एक सफल प्रशासक होना, यश और कीर्ति भगवान के हाथ में, ये अपने हाथ में नहीं है। भगवान कृष्ण पे भी चोरी का आरोप लग जाता है, और अर्जुन वही है, लेकिन वो जो उसको जंगली लोग यानी वनवासी ही उसको लूट लेते हैं। इसलिए यश और अपयश तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, सही योजना और उसका क्रियान्वयन करना ये हमारे हाथ में है। उस दिशा में हम आगे बढ़ें और महाराज के जीवन से कुछ ग्रहण करें, तो ही अपना जीवन आगे है। इसके संबंध में अगर किन्हीं को और आगे अध्ययन करना हो तो आप उनके जीवन पर यदुनाथ सरकार, बाकी अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छा लिखा है, मराठी में भी बहुत अच्छा लिखा गया है, ऐसे कुछ लोगों को पढ़ सकते हैं।
उसमें कोई आप प्रीलिमिनरी बुक चाहिए तो आप मेरी वाली शिवाजी और सुराज को भी पलट करके देख सकते हैं, क्योंकि वो टोटली प्रशासन के ऊपर निर्भर है। लेकिन पढ़ करके और बहुत अच्छी है, और भाई साहब बहुत अच्छा लिखा आपने, मज़ा आ गया, ये नॉट नीडेड। आप मेरे इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे मेल ना करें, लेकिन आप करिए। लेकिन उससे मेरे जीवन में मैं कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ, और मैंने महाराज से ये चीज़ अपने अंदर प्रवेश कराई, तो महाराज का भी जीवन से हमने कुछ प्रेरणा ली, और मेरे प्रयत्न को भी लगेगा कि उसकी सार्थकता हुई और जीवन में कोई बदलाव आया। संकल्प परिवार ने मेरे को आप लोगों के बीच में बुलाया, और महाराज के ऊपर बोलते समय मेरे साथ एक तकलीफ़ है, जो किसी भी बच्चे के साथ चॉकलेट खाने में मजा आती है, कि उसकी वो अपर कैप नहीं लगा पाता है कि मैं रोकूं कहाँ पे, वो तो खाता ही जाता है, चॉकलेट ही खाता जाता है। तो वैसा वैसा कुछ मेरे साथ हो जाता है, महाराज पे बोलते बोलते मेरी समय को उल्लंघन होता है। लेकिन आप सब लोगों ने मुझे सुना और बुलाया, इसके लिए संकल्प परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।